सो गाइज हमने मोनोपोली स्टार्ट किया था। मोनोपोली मतलब हमने देखा था सिर्फ एक सिंगल सेलर है। मोनोपोली मतलब ऐसा मार्केट था जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेलर है। ठीक है। प्रोडक्ट कैसा था? जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं था। जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं था। इसके फीचर्स क्या थे? सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट था। बैरियर टू एंट्री था, कोई भी इजीली उस बिज़नेस में नहीं आ सकता था। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मार्केट पावर, और जो मोनोपोली जिस जिस कंपनी की मोनोपोली है उसके पास मार्केट की पावर्स है। ठीक है। वो जो रेट में चाहे सेल कर सकता है। ओके। हाउ टू मोनोपोलीज अराइज? बैरियर नहीं था, इसलिए स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो स्कैर्स रिसोर्सेज उस पर हमारा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल था। या जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूनिक था। या हमें एक्सक्लूसिव राइट मिले थे गवर्नमेंट से सेल करने के। हमारा पेटेंट है या कॉपीराइट है। या हमने कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लिया या कार्टेल्स कर लिया जिसके वजह से कंपटीशन पूरी ज़ीरो हो गई। या हमारा जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने का बहुत बड़ा खर्चा है, इसी का मतलब जो बैरियर बोले थे हमने वो। ठीक है। और या ऐसा हो सकता है कि अगर लार्ज स्केल में बिजनेस करेंगे तो लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। या हमारा गुडविल बहुत ज़्यादा है। या स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमने देखा था मोनोपोली अराइज होती है। अब देखेंगे मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कर्व कैसा है। मोनोपोली का रेवेन्यू कर्व कैसा रहेगा वो देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन अ मोनोपोलिस्ट इज फ्री टू सेट एनी प्राइस इट डिजायर and will usually set the price that yields the largest possible profit। देखो, अब मोनोपोली है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो हम जो चाहे वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब हम कौन हो गए? प्राइस मेकर हो गए, है ना। प्राइस मेकर हो गए, प्राइस मेकर हो गए। ठीक है। इसके पहले हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन, उसमें हम क्या थे? प्राइस टेकर थे। लेकिन यहाँ हम क्या है? प्राइस मेकर। हम हमारे मर्जी से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। Since the monopolist firm is assumed to be the only producer of a particular product, its demand curve is identical with the market demand curve। ठीक है। अब एक ही अकेला प्लेयर है मार्केट में, एक ही कंपनी है जो सेल कर रही है। हेलो। अब कैसा है, मार्केट में एक ही कंपनी है जो सेल कर रही है और तो कोई सेलर है ही नहीं। तो मान लीजिए एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड एक अकेली कंपनी है जो प्रोडक्ट बना के सेल करती है। तो एक्स लिमिटेड के प्रोडक्ट की जितनी डिमांड है इट इक्वल्स टू मार्केट की डिमांड, है ना। और तो कोई है ही नहीं। तो एक्स की प्रोडक्ट की जितनी डिमांड है वही तो हमारे मार्केट डिमांड कर्व हो गया। तो इसमें मोनोपोली में ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी फर्म का जो डिमांड कर्व है वही मार्केट का डिमांड कर्व है, या वाइस वर्सा, जो मार्केट का डिमांड कर्व है वही हमारे फर्म का डिमांड कर्व है। The market demand curve, which exhibits the total quantity of product that buyers will offer to buy at each price, also shows the quantity that the monopolist will be able to sell at every price that he sets. If we assume that the monopolist sets a single price and supplies all the buyers who wish to purchase at that price, we can easily find his average revenue and marginal revenue curve। ठीक है। Suppose is the market demand curve for a particular product A. Suppose Mrs. X and company is the only producer of the product A, so that it faces the entire market demand. The firm faces a downward sloping demand curve because if it wants to sell more, it has to reduce the price of the product। देखो, मार्केट में हम अकेले सप्लायर है, ठीक है। एक्स एंड कंपनी अकेला सप्लायर है मार्केट में। लेकिन अगर हमें हमारा सेल बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करना पड़ेगा, है ना। प्राइस कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम प्राइस कम करेंगे वैसे वैसे हमारा सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है। वैसे वैसे हमारा सप्लाई बढ़ेगा। तो इसमें हमारा डिमांड कर्व कैसा आ गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया। ठीक है। जैसे जैसे देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब ये क्या है? हमारा डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ पे इतना है, यहाँ और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, और ज़्यादा है। तो डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? निगेटिव स्लोप है। क्या है? निगेटिव स्लोप है। मतलब ये क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है हमारा।
ओके। क्योंकि हमें जब जब सेल बढ़ाना है तब तब हमको क्या करना पड़ रहा है, प्राइस कम करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस कम होगी तभी डिमांड बढ़ेगी। सेल बढ़ाना है मतलब ही क्या, डिमांड बढ़ाना है, और प्राइस कम करेंगे तभी डिमांड बढ़ेगा हमारा। तो हमें प्राइस कम करना है, इसका मतलब कैसा हमारा डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है। तो एक टेबल है, इसके ज़रिए देखेंगे। तो मान लो ये जो है ये हमारा प्राइस है, 10 रुपये पे अगर हम बेचना चाहते हैं तो एक भी यूनिट नहीं बिकेगा, ठीक है, एक भी यूनिट नहीं बिकेगा, टोटल रेवेन्यू ज़ीरो। अब हमको अगर हम थोड़ा सा प्राइस कम करेंगे, प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब हमने 10 से 9.5 रुपया प्राइस किया तो डिमांड 0 से 1 होगी, एक यूनिट बिकने लगा हमारा, ठीक है। तो जब हमने प्राइस कम किया तो एक यूनिट बिकने लगा, टोटल रेवेन्यू भी उतना ही आएगा, 9.5 इंटू 1 तो 9.5, और मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना। फिर हमने और थोड़ा सा प्राइस कम किया, जब हमने और थोड़ा सा प्राइस कम किया तो हमारा सेल और बढ़ गया, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ गया। प्राइस हमने 9.5 से 9 किया तो डिमांड हमारा 2 हो गया, है ना। तो जब डिमांड 2 हो गया तो हमारा टोटल रेवेन्यू 9 इंटू 2 18 हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 18 माइनस 9.5, ये कैसे आया, 18 माइनस 9.5, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हुआ हमारा। फिर हमने क्या किया, प्राइस थोड़ा और कम किया, प्राइस और कम करने से डिमांड और बढ़ गया, तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ गया और मार्जिनल रेवेन्यू कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में देने वाली बात है, जैसे जैसे हम प्राइस कम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा सेल बढ़ रहा है ना। प्राइस कम करेंगे, वही हो गया, ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, जैसे जैसे प्राइस कम किया वैसे वैसे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। ये तो सर लॉ ऑफ डिमांड हो गया, यस यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। अब अब अगर हम देखें तो ये तो हमने निकाला अभी प्राइस, अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू निकाल के देखते हैं, सॉरी एवरेज रेवेन्यू नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है 18, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आ रहा है, 18 माइनस 9.5, 25 माइनस 18, 25.5 माइनस 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो मान लो टोटल रेवेन्यू है हमारा 32, डिवाइड बाय क्वांटिटी किया तो 32 डिवाइड बाय 4 8 आ रहा है। बाद में 25.5 डिवाइड बाई 8.5, ये 8.5 आ रहा है। 18 डिवाइड बाई 2 9 आ रहा है। 18 9.5 डिवाइड बाई 1 9.5 आ रहा है। तो सर इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हमारा प्राइस आ रहा है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। हर सिचुएशन में जो हमारा प्राइस है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। जैसे कि 48 ले लेते हैं, अगर हम 48 डिवाइड बाय 8 6 तो हमारा क्या आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू, और वही हमारा प्राइस है। तो इसका मतलब मोनोपोली के केस में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है। मोनोपोली के केस में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। ये की पॉइंट्स आपको लिख के रख लेना है, क्योंकि इतने की पॉइंट्स ही आपने लिख के रख लिया तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। इतना ही नहीं, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे कम कम हो रहा है, और टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा स्पीड में वो कम हो रहा है। तो ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू सीधा हाफ आ रहा है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे आधा और यहाँ पे आधा ऐसा कट करता है, ओके। अब ध्यान में देने वाली बात है, एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं जा रहा है। एवरेज रेवेन्यू ज़ीरो हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू ज़ीरो हो सकता है, लेकिन वो निगेटिव नहीं जा रहा है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू हमारा निगेटिव जा सकता है। ये तो हमने इसके पहले हर इसमें देखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव भी जा सकता है ना, ठीक है। तो ये था हमारा मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व। मोनोपोली वाले मार्केट में डिमांड कर्व कैसा रहेगा, तो मोनोपोली वाले मार्केट में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, निगेटिव स्लोप रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, डिमांड वाले से भी आधे रेट पे काम करेगा वो, ठीक है, ओके। अब इसमें ध्यान में देने वाली बात ये है,
द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर ऑफ अ मोनोपोली फर्म कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। किसकी बात कर रही है? ए आर, मतलब ये और ये एम आर, इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या है वो देखना है। ए आर एंड एम आर बोथ निगेटिवली, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। द स्लोप ऑफ एम आर कर्व इज ट्वाइस दैट ऑफ द ए आर कर्व। एम आर कर्व का स्लोप ट्वाइस है ए आर कर्व से। एम आर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन द ए आर कर्व एंड द वाई एक्सिस. It cuts the horizontal line between y-axis and AR into two equal parts. A average revenue cannot be zero, but marginal revenue can be zero or even negative, है ना। सारी बातें वही है जो हमने देखी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन अ मोनोपोलिस्ट मार्केट, है ना। देखो हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम आता है तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। कब होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम? जब हमें इक्विलिब्रियम आता है। तो हमको इक्विलिब्रियम देखना है कब आएगा। तो हमने जो परफेक्ट कंपटीशन में देखी थी, जहाँ पे एम आर इक्वल्स टू एम सी और जहाँ एम सी कट्स एम आर फ्रॉम डाउनवर्ड्स, ये दो कंडीशन देखी थी। वही दो कंडीशंस यहाँ पे भी है। इनफैक्ट हर जगह यही दो कंडीशन है कि जहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट आएगा या मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम डाउनवर्ड्स, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। तो चलो चेक करते हैं। फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस टेकर। कहाँ की बात हो रही? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। लेकिन यहाँ पे कैसा है, देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था वो प्राइस टेकर है, इसलिए उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या होता था, वो क्वांटिटी आउटपुट पे खेलते थे। जितना ज़्यादा आउटपुट उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। अब मोनोपोलीज हैज़ टू डिटरमाइन नॉट ओनली हिज आउटपुट बट ऑल्सो द प्राइस। मोनोपोली के केस में तो आउटपुट भी इसे ही डिसाइड करना है और प्राइस भी इसे ही करना है। As under perfect competition, monopolies' decisions are based on profit maximization hypothesis. Although cost conditions, that is AC and MC curves in competitive and monopoly markets are generally identical, revenue conditions differ. देखो कॉस्ट तो सेम रहेंगी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व सेम ही है, लेकिन रेवेन्यू का कर्व अलग है, जो कि अभी हमने देखा। Since a monopolist face a downward sloping demand curve, if he raises the price of his product, his sales will go down. अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो सेल कम होगा, प्राइस कम करेंगे तो सेल बढ़ेगा, कॉमन सी बात है। On the other hand, if he wants to increase his sales volume, he will have to be content with the lower price. अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो हमें हमारी प्राइस कम करना पड़ेगा। A monopolist will try to reach the level of output at which profits are maximum. That is, he will try to attain the equilibrium level of output. Since firm and industries are identical in a monopoly, setting equilibrium of the monopoly firm signifies equilibrium of the industry. अब मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, मोनोपोली के केस में तो हम अकेले हैं ना, तो हम अकेले ही मतलब इंडस्ट्री है। नॉर्मल केस में क्या है, फर्म और इंडस्ट्री, बहुत सारी फर्म F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसी हज़ारों फर्म मिलके पूरी इंडस्ट्री बनती है। लेकिन मोनोपोली के केस में हमें तो कंपटीशन ही नहीं है, तो फर्म इक्वल्स टू इंडस्ट्री, फर्म इक्वल्स टू इंडस्ट्री हो गया मोनोपोली के केस में, तो क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, हम अकेले ही है इस बिजनेस में। Are identical in a monopoly, setting equilibrium of the monopoly firms signifies equilibrium of the industry. We shall discuss how a monopoly firm decides its output and price in the short run and in the long run. ठीक है, ये हमने रेवेन्यू का कर्व देखा था। अब अगर हम हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसा ड्रॉ करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करते हैं, तो हमारी कंडीशन क्या थी, एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो ये वाले पॉइंट पे एम आर इक्वल्स टू एम सी आ रहा है और एम सी शुड कर्व एम आर फ्रॉम डाउनवर्ड्स, तो ये पॉइंट पे वो कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अटेन होगा। एम सी कर्व पर एम आर कर्व एट ई, दैट मीन्स
एट ई द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ क्यू, कितना आउटपुट है हमारा ओ क्यू। द ऑर्डिनेट ई क्यू एक्सटेंडेड टू द डिमांड कर्व गिव्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी। ठीक है, जब इसको हम रेवेन्यू कर्व पे, ये हमारा डिमांड कर्व है ना, यहाँ जब ले जाते हैं तो हमें हमारा प्राइस मिलता है ओ पी। तो ये हमें क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, सुपर प्रॉफिट। Thus, the determination of output simultaneously determines the price which a monopolist can charge. In order to know whether the monopolist is making profit or losses in the short run, we need to introduce the average total cost curve. देखो पिछले इसमें भी हमने average total cost curve को लाया था, है ना, परफेक्ट कंपटीशन में। तो अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया है, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ आ गया है, क्योंकि देखो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे एम आर इक्वल्स टू एम सी है, या एम आर इक्वल्स टू एम सी है। तो अगर हम क्वांटिटी आ गई ओ क्यू हमारी, ठीक है, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ गया हमारा प्राइस, मतलब ओ पी हमारी प्राइस है, ओ पी हमारी प्राइस है। अब अगर हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व से। किससे करेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व से। अब अगर हमें क्यू क्वांटिटी सेल करना है तो हमारी कॉस्ट कितनी लगने वाली है, बी तक, मतलब ओ सी हमारी कॉस्ट है, मतलब क्यू बी हमारी कॉस्ट है। कैसे, ये टोटल कॉस्ट कर्व जा रहा है ना, टोटल कॉस्ट कर्व यहीं पे कट कर रहा है, तो ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट है। लेकिन यहाँ हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है, हमारा रेवेन्यू आ रहा है ओ पी, मतलब ही क्यू ए। तो ये जो है, ये यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रॉफिट। ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा प्रॉफिट है। MC cuts MR at E to give equilibrium output as OQ. At OQ the price charge is OP at the output level OQ. तो वही हमारा ABCP प्रॉफिट हो गया। ABCP मतलब ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। कैन अ मोनोपोलिस्ट इनकर लॉसेस? क्या लगता है आपको, मार्केट में हम अकेले हैं, हम हमारे मर्जी से जो प्राइस में चाहे वो प्राइस में हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो क्या हमें लॉस हो सकता है क्या? तो क्या मोनोपोलिस्ट को लॉस हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है। वन ऑफ द मिसकंसेप्शन अबाउट अ मोनोपोली फर्म इज दैट इट मेक्स प्रॉफिट एट ऑल टाइम्स. It is to be noted that there is no certainty that a monopolist will always earn an economic or supernormal profit. It all depends upon his demand and cost conditions. If a monopolist faces a very low demand for his product and the cost conditions are such that ATC is greater than average revenue, he will not be making profit, rather he will incur losses. मान लो हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिसकी डिमांड बहुत कम है, तो अगर और डिमांड कम में है तो हमें अगर सेल करना है तो हमें प्राइस कम करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में अगर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई, देखो कॉस्ट कर्व हमारा ऊपर जा रहा है और रेवेन्यू कर्व का है हमारा नीचे, तो ये जो गैप है, ये गैप क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। हमने देखा इक्विलिब्रियम ये आ गया हमारा, तो हम इस क्वांटिटी पे ऑपरेट करेंगे। इस क्वांटिटी पे देखो हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है, हमारा रेवेन्यू सिर्फ इतना हो रहा है, इतना रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट तो हमारी यहाँ तक लग रही है, कॉस्ट तो हमारी यहाँ तक लग रही है। तो इतना जो रीजन है अभी जो बॉक्स किया है, जो लाल कलर में किया है, ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो यस, मोनोपोली के केस में भी हमें लॉस हो सकता है। मोनोपोली के केस में लॉस कब होगा, जब हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत कम है और हमारा टोटल कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया। हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट अगर हमारे एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड। देखो लॉन्ग रन मतलब क्या है, जहाँ पे हम हमारा कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड long enough to allow the monopolist to adjust his plant size or to use his existing plant at any level that maximizes his profit. In the absence of competition, the monopolist need not produce at the optimum level. He can produce at a suboptimal scale also. In other words, he need not reach the minimum of LAC curve.
ही कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑन दी LIC वेयर हिज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। देखो अब मार्केट में हम अकेले, तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हमें एकदम ऑप्टिमम लेवल पे, एकदम जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट और सबसे कम कॉस्ट मिले वहीं पे ऑपरेट करना है। हमको तो कहाँ ऑपरेट करना है, जहाँ हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए या जहाँ पे हमारा कॉस्ट एकदम कम हो जाए, हम ऐसे पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहेंगे। ठीक है, हम ऐसे पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहेंगे। तो वही जो मोनोपोली के केस में जो शॉर्ट टर्म में था वही लॉन्ग रन में वैसा ही है, जहाँ पे MC कर्व MR कर्व को कट कर रहा है, मतलब ये एट पॉइंट ई पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है और ई पे हमारा कॉस्ट देखो इतना आ रहा है और रेवेन्यू इतना आ रहा है, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, सिंपल है एकदम। यस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है मोनोपोली के केस में? यस, ऑब्वियसली पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी हर किसी से एक जैसी प्राइस नहीं चार्ज करते। अगर कोई पुअर पर्सन आता है, कोई गरीब इंसान आता है, तो उससे कम फीस लेते हैं। या इतना ही छोड़ दो, एक वेजिटेबल वेंडर है, समझो वो ऊपर कैंप के पास, डागा सफायर के पास में सब्जी बेच रहा है, तो वो बेचेगा टमाटो 80 रुपीज़ kg। जब वो कैंप से नीचे उतरेगा और ये होली क्रॉस ज्ञान माता के बैक साइड में जाएगा जहाँ स्लम एरिया है, वहाँ पे क्या वो 80 रुपीज़ kg टमाटो बेचेगा क्या? नहीं, वहाँ कम में बेचेगा, 60-50, है ना। तो वो क्या कर रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो मोनोपोली के केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हमारे घर पे जो बिजली देती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वो 7 रुपये के रेट से देती है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में 11 रुपये के रेट से देती है। इलेक्ट्रिसिटी वही है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, फिर भी ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो मोनोपोली के केस में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, मोनोपोली के केस में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करेंगे, हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल देखो, जैसे कि रेलवे अलग अलग रेट चार्ज करता है। जैसे कि अगर पैसेंजर जाता है तो पैसेंजर के लिए कम रेट होता है, लेकिन अगर जो मालगाड़ी कहते हैं हम, उसमें मालगाड़ी का रेट ज़्यादा होता है। सम कंट्रीज डम गुड्स एट लो प्राइस इन अ फॉरेन मार्केट। जैसे कि ये आपको कॉस्टिंग में समझ में आएगा कि कई बार मान लीजिए अगर हम 20,000 रुपये में फ़ोन मैन्युफैक्चर करके इंडिया में सेल करते हैं, या 20,000 में हमारा प्रोडक्ट हम अमरावती में सेल करते हैं, तो हम ये प्रोडक्ट 18,000 में नागपुर में सेल कर सकते हैं। मान लो हमारी फैक्ट्री एक अमरावती में है, हम 20,000 में कुछ प्रोडक्ट बना के अमरावती में सेल करते हैं, ठीक है, लेकिन यही प्रोडक्ट हम नागपुर में इससे भी कम में सेल कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, नागपुर में बेचोगे तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आएगा, है ना, और सारे खर्चे लगेंगे। लेकिन जब आप इसकी कॉस्ट शीट देखोगे तो ये जो 18,000 है ना, ये भी प्रॉफिटेबल है। मान लो हमारी कैपेसिटी है 1,00,000 की, लेकिन हम पूरा 1,00,000 यूनिट यहाँ बेच सक रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ 80,000 यूनिट बेच सक रहे हैं। अब बच्चे पे 20,000 यूनिट के लिए तो मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लग रही है ना, फिक्स कॉस्ट तो मेरी ऑलरेडी जितनी लगनी है उतनी लगी रही है। तो अब मैं अगर अमरावती में ही 18,000 में बेचूंगा तो बचे हुए जो मेरे कस्टमर है वो बिगड़ जाएंगे, वो बोलेंगे आप अलग अलग प्राइस पे सेल कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, दूसरे मार्केट में सेल कर देना है, दूसरे मार्केट में कम रेट में भी सेल कर सकते हैं। डंपिंग, ये सारी चीज़ें आपको कॉस्टिंग में सीखने को मिलेंगी। सम यूनिवर्सिटीज चार्ज हायर ट्यूशन फीस फ्रॉम इवनिंग क्लास स्टूडेंट दैन फ्रॉम दी अदर्स कॉलेज। चलो सारी जनरल बातें हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बातें बताई रहेगी। कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कब कर सकते हैं? तो सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट, म्हणजे हमारे प्रोडक्ट पे कंट्रोल होना चाहिए, और मोनोपोली में तो हमारा ही कंट्रोल है पूरा। और हमें मार्केट को डिवाइड करते आना चाहिए, जैसे कि अमरावती का मार्केट अलग और नागपुर का मार्केट अलग, है ना। अगर अमरावती में हम दो अलग रेट पे सेल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पता चल गया कि हम कम रेट में बेच रहे हैं, तो वो हमसे खरीदेंगे क्या? नहीं, है ना। तो क्या हो गया, मार्केट को डिवाइड करते आना चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट्स। The monopolist fixes a high price for his product for those buyer whose price elasticity of demand for the product is less than 1। देखो
प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या, अगर मान लो प्राइस इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, मतलब हाईली इलास्टिक है, तो हमने देखा कि अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, है ना, प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड बोलता। लेकिन अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, तो मान लो हमने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाए 10% से, लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाएंगी सीधा 30% से। या अगर वो एकदम ही हाईली इलास्टिक है, तो हमने अगर 1% से भी प्राइस बढ़ाई तो उसकी डिमांड एकदम इन्फिनेटली लो हो जाएंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो मार्केट है, उसकी इलास्टिसिटी चेक करेंगे, उसकी इलास्टिसिटी चेक करेंगे। अगर उसकी इलास्टिसिटी 1 से कम है, इलास्टिसिटी कम है, तो हम बिंदास प्राइस बढ़ा सकते हैं। क्यों, हमने 20% से प्राइस बढ़ाया, लेकिन डिमांड कितनी कम होगी, 5% से बोलो या 10% से बोलो, है ना। तो अगर इलास्टिसिटी कम है, इलास्टिसिटी कम है, तो हम जल्दी जल्दी प्राइस बढ़ा सकते हैं। इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ लो प्राइस मार्केट टू रीसेल। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हम नागपुर में 18 में बेच रहे हैं, तो कोई कस्टमर हमसे, नागपुर का कोई कस्टमर हमसे ख़रीद रहा है 18,000 में, और बाद में 19,000 में अमरावती में फिर से बेच दे रहा है वो। जैसे कि हम है एक्स मैन्युफैक्चरर, हम अमरावती में बेचते हैं समझो 20,000 में, ठीक है, हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमरावती के मार्केट में 20,000 में, और वही प्रोडक्ट हम नागपुर के मार्केट में सेल करते हैं 18,000 में, हम सेल करते हैं 18,000 में। तो ये जो नागपुर में जिसने खरीदा, उसके पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए कि वो अमरावती में 19,000 में आके बेच दे। अगर वो अमरावती में 19 में बेचेगा तो हमसे 20,000 में कौन खरीदेगा। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो हम नागपुर में सेल ही नहीं करेंगे, ठीक है। बाद में जो इलास्टिसिटी वाला पॉइंट बोला वो यही है कि अगर हाइयर इलास्टिसिटी है तो फिर डिमांड जल्दी अफेक्ट होती है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस कम ज़्यादा कम करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना है, पहला ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या था, हमारे पास 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सक रहे थे हम, लेकिन सिर्फ अमरावती में तो 80,000 ही बिक रहे थे, बच्चे हुए 20,000 क्या था, सरप्लस था। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट तो लगी रही है, 20,000 बनाने के लिए अब लगेगा ही क्या, वेरिएबल कॉस्ट ही लगेंगी। तो ये जो सरप्लस है इसको डिस्पोज ऑफ कर दो दूसरे मार्केट में, जो सरप्लस बच रहा है उसको दूसरे मार्केट में डिस्पोज करना है। टू इन्जॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज़्यादा क्वांटिटी में हम काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, है ना, कॉस्ट कम होगी, हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखी थी। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, धीरे धीरे नागपुर का मार्केट भी हमें कैप्चर करने मिल जाएगा। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट कंसेप्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। इसमें सारी वही जनरल बातें बोली है कि अगर फैमिली पैक लेते हैं, जैसे कि सोप, अगर एक सोप खरीदते हैं तो महंगी गिरती है, लेकिन 4 सोप एक साथ खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है। तो वही है क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के जनरल एग्जांपल्स दिए ये 2 पैराग्राफ में। अब इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे आएगा। तो ये जो हमने देखा है नॉर्मल केस का इक्विलिब्रियम, ये जो हमने नॉर्मल सिनारियो में इक्विलिब्रियम देखा है, ठीक इसी तरह हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी आएगा। तो देखो 2 मार्केट है हमारे, अमरावती मार्केट और नागपुर मार्केट। तो दोनों भी मार्केट का अलग अलग इक्विलिब्रियम आया है ना। जैसे कि अमरावती मार्केट में हम कम में बेच रहे हैं, या ये नागपुर मार्केट है, नागपुर मार्केट में हम कम में बेच रहे हैं, अमरावती मार्केट में ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो ये तो आ गया हमारे अलग अलग मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब हमारी फर्म का टोटल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, जब हम मार्केट ए और मार्केट बी दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। सेम कंडीशन है, एम सी कट कर रहा है एम आर को नीचे से, और एम आर इक्वल टू एम सी आ रहा है, तो वही हमारा इक्विलिब्रियम है। तो सेम कंडीशन आ रही है। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का हमारे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट गिरता है। मोनोपोली इज ऑफन क्रिटिसाइज बिकॉज इट रिड्यूसेस एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। मोनोपोली किसी की भी होगी तो इकोनॉमिक वेलफेयर हार्म होगा इकोनॉमिक वेलफेयर को। क्यों, मोनोपोली होगी तो वो महंगे में बेचेगा, है ना, सब्सटेंशियली हाई प्राइस में बेचेगा। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है ना।
मोनोपोलीज रन इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन विच आर अनजस्टिफाइबल, लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं वो, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है। मोनोपोली प्राइजेस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट एंड देयरफॉर रिड्यूसेस कंज्यूमर सरप्लस। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर टू द मोनोपोलिस्ट. Not only that the consumers pay high prices, but they would also not be able to substitute the goods or services with a more reasonably priced alternative. Monopoly restricts consumer sovereignty. मोनोपोली है तो अगर किसी की मोनोपोली है तो कंज्यूमर सोवरेंटी भी रिस्ट्रिक्ट होती है। कैसे? अगर हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो वो अवेलेबल ही नहीं है ना। मोनोपोली में हमने पहले ही देखा कि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, हम अकेले हैं मार्केट में, तो क्या होता है, कंज्यूमर को चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती है। मोनोपोलीज में अनजस्ट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग बैरियर। देखो, जिसकी मोनोपोली है वो और किसी को उस बिजनेस में आने ही नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ बैरियर्स क्रिएट करता चला जाएगा। Monopolist having substantial financial resources is in a powerful position to influence the political process in order to obtain favorable legislations. Very often monopolists do not have the necessary incentives to introduce efficient innovations that improve product quality. अच्छा देखो, अब हमारी मोनोपोली है, हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर हमें ऐसा पता है कि अगर हमने न्यू मशीन लाई और इनोवेशन किया, थोड़ा और खर्चा किया, तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन हम फिर भी क्वालिटी इंप्रूव करने पे नहीं जोर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्वालिटी इंप्रूव किया और खर्चा किया तो भी उतना ही प्रोडक्ट बिकना है जितना अभी बिक रहा है, तो फिर बेफिजुल में और मगजमारी क्यों करना और खर्चा क्यों बढ़ाना। मोनोपोलीज आर एबल टू यूज देयर मोनोपोली पावर टू पे लोअर प्राइजेस टू द सप्लायर्स। अब मोनोपोली है, अकेले है हम, तो हमारे बिजनेस में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, सप्लायर लग रहा है, उनके साथ हम निगोशिएशन बहुत हैविली कर सकते हैं। द इकोनॉमी इज ऑल्सो लाइकली टू सफ़र फ्रॉम एक्स इनएफिशिएंसी विच इज़ अ लॉस ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द मार्केट्स वेयर कॉम्पिटिशन लिमिटेड और एब्सेंट। ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। मोनोपोली ये रीड करना है आपको अच्छे से, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बस बेसिक लॉजिक्स ध्यान में रखना है कि मोनोपोली को भी लॉस हो सकता है, एम आर इक्वल्स टू एम सी होना। बाद में मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, डिमांड इक्वल्स टू हमारा टोटल रेवेन्यू है। तो ये सारी जनरल बातें याद रखनी है, तो ये सिंपल टॉपिक है एकदम।